Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture doctrine of privity of contract, stranger to contract, and privity of consideration or stranger to consideration. What is position in India and England? Privity of contract, it is an English doctrine. It is not provided in law of contract, but it is applied in India like England. इंग्लिश लॉ का एक डॉक्ट्रिन है, केवल पार्टीज ही एग्रीमेंट के प्रोविजन को इन्फोर्स करा सकती हैं, कोई एनी अदर पर्सन नहीं, भले ही उसके बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट क्यों न किया गया हो। इसकी शुरुआत डट्टन और पूले के केस के बाद करीब 200 साल बाद ट्रूडेल वर्सेस एटकिंसन का केस आया, जिसमें मिस्टर जी की डॉटर का एक मैरिज प्लेंटिफ के साथ तय हुई थी। जी और प्लेंटिफ के फादर यानी लड़की और लड़के के पिता के बीच आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें लड़के के पिता ने एक निश्चित धनराशि देने के लिए या लड़की के पिता ने एक निश्चित धनराशि लड़के को देने के लिए प्रॉमिस किया था। लड़की के जब फादर की डेथ हो गई तो लड़की के फादर के जो उत्तराधिकारी थे उस पर लड़के ने वाद किया। ये डिसाइड हुआ कि चूंकि सूट जो है लड़के और लड़की के पिता के बीच हुआ था, लड़का उसका पार्टी नहीं था, इसलिए वो भले उसके बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट किया गया क्यों गया था, लेकिन वो उसके बेनिफिट को नहीं उठा सकता। जस्टिस विटमैन ने थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि जो व्यक्ति कंट्रैक्ट का पार्टी न हो, कंट्रैक्ट का बेनिफिट नहीं उठा सकता, भले ही उसके बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट क्यों नहीं किया गया हो। तो इस ट्रूडेल वर्सेस एटकिंसन के केस में एक नए सिद्धांत, नए प्रिंसिपल का प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उदय हुआ। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है, ठीक से समझ लें, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को इन्फोर्स नहीं करा सकता, भले ही उसके बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट क्यों न हुआ हो। ट्रूडेल वर्सेस एटकिंसन के केस में ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया, उसको मान्यता मिली डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी 1915 के केस में। ट्रूडेल वर्सेस एटकिंसन का केस बड़ी कोर्ट का नहीं था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी के केस में इसको रिकॉग्नाइज किया।
फैक्ट इस तरीके से थे, डनलप कंपनी ने ड्यू एंड कंपनी को कुछ मोटर टायर इस कंडीशन पर बेचे कि ड्यू एंड कंपनी उन टायर्स को कंपनी द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए रेट से बिलो रेट पर नहीं बेचेगी। यदि कंपनी बिलो रेट पर सेल करती है तो उसे 5 पाउंड पर टायर पेनाल्टी देना होगा। कंट्रैक्ट किसके बीच था? डनलप और ड्यू एंड कंपनी ने। अब जो है ड्यू एंड कंपनी ने वही टायर सेल्फ्रिज एंड कंपनी को बेच दिया और टर्म्स वही रखी कि सेल्फ्रिज एंड कंपनी द्वारा बताए गए रेट से बिलो रेट पर वो टायर सेल नहीं करेगी। लेकिन सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने टायर बिलो रेट से पर बेच दिया। तो ये कंट्रैक्ट किसके बीच है? ड्यू एंड कंपनी और सेल्फ्रिज एंड कंपनी के बीच। डनलप कंपनी ने सीधे जो है ड्यू एंड कंपनी पर मुकदमा, सेल्फ्रिज एंड कंपनी पर मुकदमा कर दिया। अब आप बताइए, आप वकील हैं, डनलप कंपनी की तरफ से दिलवा पाएंगे डैमेजेस 5 पाउंड पर टायर के हिसाब से पेनाल्टी? नहीं दिला सकते, क्योंकि डनलप और सेल्फ्रिज के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं था, वो पार्टी नहीं थी। भले जो है वो उसने ड्यू एंड कंपनी से खरीदा था, लेकिन जो है जो डनलप और ड्यू के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी पार्टी नहीं थी। इसलिए जो है सेल्फ्रिज एंड कंपनी पार्टी नहीं थी, इसलिए डनलप एंड कंपनी उस पर सूट नहीं फाइल कर सकती थी। ये अलग की बात है, यदि उसने ड्यू एंड कंपनी पर किया होता तो हो सकता कोई डिसीजन अलग होता, लेकिन या ड्यू एंड कंपनी ने सेल्फ्रिज पर किया होता तो दूसरा निर्णय होता। लेकिन क्योंकि उसने सीधे कर दिया डनलप कंपनी ने सेल्फ्रिज कंपनी, जिससे उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए कि हुआ कि वो कोई बेनिफिट नहीं उठा सकती और कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करा सकती, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ्रिज के अनुसार नहीं था। जो है लॉर्ड वाइकाउंट थे, उसने जो है अंग्रेजी विधि के दो जो है इंग्लिश लॉ के दो जो है मूलभूत सब्सटेंशियल प्रिंसिपल बताए कि कॉन्ट्रैक्ट को वही पार्टी लागू करा सकती हो जो पार्टी हो। कहने का मतलब है कोई थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को इन्फोर्स नहीं करा सकती, भले ही उसके बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट क्यों न हो। दूसरा जो है आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ ही बता रहे हैं कि प्रतिफल या कंसीडरेशन केवल प्रामिजी द्वारा पे किया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। इसको प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन कहते हैं जिसको। हालांकि इंग्लैंड में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी आलोचना होती रही है। 1966 में 50-51 साल बाद एक केस आया बेस्विक वर्सेस बेस्विक का। लॉर्ड डेनिंग ने इसे डिसाइड किया था। इसमें यह था डिफेंडेंट बेस्विक, मिस्टर बेस्विक थे, उनके कोयले के व्यापार में हेल्प करता रहता था। डिफेंडेंट और मिस्टर बेस्विक के बीच जो एक करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये शर्त थी कि अब जो है व्यापार कारोबार सब डिफेंडेंट ही देखेगा, बी केवल एडवाइस दे, बेस्विक केवल एडवाइस देगा, और जब बेस्विक की डेथ हो जाएगी तो डिफेंडेंट बेस्विक की विडो को पर वीक 5 पाउंड देगा। बी की जब बेस्विक की डेथ हो गई तो डिफेंडेंट ने उसकी विडो को 5 पाउंड कुछ दिन दिया, लेकिन बाद में देना बंद कर दिया। तो इसमें भी जो है एक्सेप्शन में आएगा, क्योंकि बाद में कुछ दिन दिया था, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो कोर्ट ने कहा कि विडो जो है सूट फाइल कर सकती है। ये आगे हम एक एक्सेप्शन बताएंगे। ये उसने एक बार कुछ पार्ट दे दिया था, कुछ दिन दिया था, इसका मतलब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया था और माना कि जो है वो एक एक्सेप्शन जो है इंग्लिश लॉ में 1966 में आया। इंडियन लॉ में अब इसकी क्या पोजीशन है?
प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट इन इंडियन लॉ। हालांकि कंट्रैक्ट एक्ट में पहले ही हमने बताया कहीं प्रोविजन नहीं है, लेकिन इंग्लिश कोर्ट्स के डिसीजंस को इंडियन कोर्ट फॉलो करते रहे हैं। 1911 में जमुना दास वर्सेस रामोतार के केस में इसमें यह था कि एक आदमी ने अपनी जमींदारी लैंड पहले 40,000 में किसी से लोन लिया और प्लेज कर दी, गिरवी कर दी। 40,000 लोन लेकर के उसको लैंड को प्लेज कर दिया। प्लेज क्या कहेंगे? मार्गेज कहेंगे। मार्गेज कर दिया और फिर वही लैंड 44,000 में सी को सेल कर दिया, तीसरे आदमी को सेल कर दिया। 4,000 रुपया उससे ले लिया और 40,000 रुपया उसी के पास छोड़ दिया। कहा मिस्टर बी को हमने लोन लिया है, उसको दे दीजिएगा। बाद में देने से मना कर दिया उसने कि मैं नहीं दूंगा। तो कोर्ट ने कहा उस सूट इसलिए नहीं कर सकता है जो मार्गेजी है, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सी और ए के बीच हुआ है, बी उसकी पार्टी नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट के प्रोविजन इन्फोर्स नहीं करा सकता है। एक दूसरा केस है एडवर्टाइजिंग ब्यूरो वर्सेस सीटी देवराज, AIR 1995 का, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सर्कस के मालिक ने एडवर्टाइजिंग ब्यूरो से विज्ञापन देने का करार किया। विज्ञापन देगा सर्कस के मालिक ने, ये जो है एडवर्टाइजिंग ब्यूरो से एग्रीमेंट किया था, एडवर्टीजमेंट देगा। सर्कस के फाइनेंसर और एडवर्टाइजिंग ब्यूरो के बीच कोई करार नहीं था। सर्कस के मालिक और फाइनेंसर के बीच जो करार हुआ उसका जो एडवर्टाइजमेंट करने वाला ब्यूरो पार्टी नहीं था। जब एडवर्टाइजमेंट करने वाले ब्यूरो ने फाइनेंसर के बीच अगेंस्ट सूट फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट का लॉ अप्लाई किया और कहा कि जो है क्योंकि वो पार्टी नहीं है इसलिए सूट फाइल नहीं कर सकता है एडवर्टाइजिंग ब्यूरो। कोटल विथेला इंडिया लिमिटेड से इंडिया सीमेंट लिमिटेड 2000 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविदा की एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी लायबिलिटी को अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जिसका कि कोई उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेशन न हो। तो ये तो था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन इंडिया में। इंग्लैंड में एक लाइन बता रहे हैं क्या है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट की पार्टीज ही एग्रीमेंट के प्रोविजंस को इन्फोर्स करा सकती हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, भले ही उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों न किया गया हो। इंडिया में इसके बाद जो है एक केस आया है, मेन जो है केस है MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, बहुत ही 1970 का केस है। इसमें जो है MC चाको के केस में मिस्टर जो एम है वो हालाइन बैंक के मैनेजर हैं और उन पर जो है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का ओवरड्राफ्ट है। उस ओवरड्राफ्ट की गारंटी जो है मिस्टर MC चाको के फादर ने जो है दी है। उसके बाद जो है MC चाको के फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट डीड गिफ्ट कर दी और गिफ्ट डीड में एक प्रोविजन कर दिया कि यदि कोई ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी क्रिएट होती है तो सबसे पहले मिस्टर MC चाको
बैंक के पैसे से देंगे, उससे लायबिलिटी मीट आउट नहीं होती है, तो जो मिस्टर एमसी चाको को उनकी प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा उससे दिया जाएगा। इसी प्रोविजन को लागू कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर ने एमसी चाको के अगेंस्ट मुकदमा किया कि जो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी वो उसी से पैसा दिया जाएगा ओवरड्राफ्ट का। मुकदमा किया, कोर्ट ने डिसाइड किया कि स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर चूंकि उस गिफ्ट डीड की पार्टी नहीं है, गिफ्ट डीड की पार्टी कौन है, एमसी चाको है, उनके भाई बहन हैं और उनके फादर हैं। बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर पार्टी नहीं है, इसलिए जो है सूट फाइल नहीं कर सकती। तो ये कहा गया कि क्योंकि वो एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट के प्रोविजंस को इन्फोर्स नहीं करा सकती। फिर है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। देखिए इसका मतलब होता है कंसिडरेशन गिवन बाय अदर देन पर्सन अदर देन प्रामिजी, गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन प्रामिजी। प्रामिजी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने जो है यदि कंसिडरेशन पे किया है तो उसको कहेंगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन या स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। वैलिडिटी ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कवर्ड इन सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का लॉ इंडिया में अप्लाई होता है, 2D में इसको मान्यता दी गई है, उसमें वर्ड किया गया प्रामिजी और एनी अदर पर्सन वर्ड यूज किया गया है। तो इंडिया में तो यह है कंसिडरेशन पे किया गया होना चाहिए, लेकिन जो है ये जरूरी नहीं है कौन पे किया है, किसने पे किया है, ये मटेरियल है। लेकिन इंग्लिश लॉ में जो है हमारे यहाँ जो है प्रामिजी नहीं भी पे करता है तो कंसिडरेशन वैलिड होता है, एग्रीमेंट इन्फोर्स करा सकता है, भले ही स्ट्रेंजर ने क्यों न पे किया हो। ये डॉसन्स बैंक वर्सेस मे का एक केस है 1939 का। एक आदमी ने बी से कुछ कर्ज लिया था और उसके दोस्त ने, जिसने कर्ज लिया था, उसके दोस्त ने, फ्रेंड ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी थी, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में वो ए से मांग रहा था, तो ये माना गया कि उसको चूंकि लोन मिल चुका है, किसने पे किया है ये इमटेरियल है, उसका कंसिडरेशन उसे मिल गया है, यही जो है इंडियन लॉ के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो है इंग्लिश लॉ में है द कंसिडरेशन फर्निश्ड बाय स्ट्रेंजर इज नॉट ए गुड कंसिडरेशन। Thus, according to English law, consideration must be furnished by the primigi and the primigi only. If it is furnished by any other person, the primigi becomes a stranger to the consideration and therefore can't enforce the primigi. कहने का मतलब है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का लॉ इंडिया में तो अप्लाई होता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में मान्य नहीं है। थैंक यू वेरी मच।